हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय डेंजर बॉडीगार्ड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग लिली से मिलता है, लेकिन वांग जी जैसे ही विंग और लिली को साथ में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा और जेलसी होती है। आखिर उसके साथ क्या है उससे भी नहीं पता। वहीं विंग जो लिली से कह देता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, जिस पर लिली बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन वो तभी निकलते हुए अपने मन में कहती है कि विभूषण कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे शादी कर कर रहूँगी। वो चली जाती है। उसके बाद विंग और वांगी दोनों उस लंच को एंजॉय करते हैं और उसके बाद खड़े होते हैं और उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। वहीं वांगी विंग के लिए डोर ओपन करता है। विंग कार के अंदर बैठता है। वांगी डोर को क्लोज करता है और खुद ड्राइवर सीट पास वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद ड्राइवर कार चलाने लगता है। वहीं हम देखते हैं कार जो थोड़ी देर बाद एक बड़े से ट्रैफिक में रुक जाती है। वहीं हम देखते हैं विंग जिसकी नज़र रोड के उस पार बस किसी चीज को देखे जा रही थी। वो उस चीज को बस देखे जा रहा था। अचानक वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है। वो थोड़ा शॉक होता है। उसे नहीं पता कि विंग आकर इतना गौर से क्या देख रहा है। तभी वो दूसरी तरफ रोड के देखता है जहाँ विंग की नजरें थी। उसे देखकर वांग जी एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी कहता है, सर क्या आपको कुछ चाहिए? जिस पर विंग अचानक अपने सेंस में आता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। जिस पर विंग वांग जी कुछ नहीं कहता। और फाइनली जब ट्रैफिक खुलता है तो कार वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी जो मिरर से बस विंग को ही देख रहा था, वहीं विंग कई बार मुड़ मुड़ कर उस चीज़ को देखता है और फिर वो चुपचाप कार में बैठ जाता है। अचानक विंग का फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है, लेकिन अभी भी उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। आखिर उस स्माइल को कोई नोटिस नहीं कर सकता। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। कार सीधा वहीं कार्यालय के सामने जाकर रुकती है। वांग जी पहले कार से उतरता है, फिर विंग भी, और उसके बाद वो दोनों उसके अंदर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ लोग जो विंग का वेट कर रहे थे, विंग को देखते ही वो सब विंग को वो करते हैं। विंग उन लोगों को देखता है और कहता है, आप सब कौन हैं? तभी उनमें से कुछ पर्सन कहते हैं कि हम पास के गांव से आए हैं, उनके गांव में बहुत सारी भुखमरी है, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी सुनना नहीं चाहती। जिस पर विंग शॉक हो जाता है। विंग कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी वो लोग सब कुछ विंग को बताते हैं। जिस पर विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है। तभी वो सेक्रेटरी से कहता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उसे अभी तक क्यों नहीं बताया गया। वहीं वांग जी जो ये सब कुछ देखता है वो अपने मन में सोचता है, विंग एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है। विंग से अच्छा पॉलिटिशियन कोई नहीं होगा जो इतने अच्छे से लोगों की परेशानियों को सुनता है। तभी वो सेक्रेटरी थोड़ा डर जाता है और कहता है, सर मैंने वो फाइल आपकी डेस्क पर रखी थी। तभी भीम कहता है, ठीक है मैं चेक करता हूँ। वो उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं जल्द से जल्द कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करूँगा। जिसके लिए वो लोग एक स्माइल करते हैं और भीम की तरफ देखकर कहते हैं, आप सच में बहुत अच्छे नेता हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंग गुस्से में अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखता है और कहता है, तुम किसी मतलब के नहीं हो, तुम्हें पता है लोगों को कितनी भी परेशानी हो, मैंने इसलिए ये कहा है कि लोग आकर मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग अपना काम अच्छे से नहीं करते। तभी वो कहता है, जितने भी लोग हैं उन सबकी मीटिंग अर्जेंट बुलाओ, ऐसा कहता है। तभी वो सेक्रेटरी डर जाती है और कहती है। वो वहाँ से जाती है और जितने भी शाम का साथ काम करने वाले पॉलिटिशियन थे उन सबको कॉल करके मीटिंग में आने को कहती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि सच तो ये था कि लोग फेमियान से नहीं डरते थे, लेकिन विंग से सभी बहुत डरते हैं। तभी कुछ डरते हुए कहते हैं, अब हमें नहीं पता वो आखिर हमें इस मीटिंग में क्यों बुलाना चाहता है। तुम जानते हो ना, जब भी वो मीटिंग में बुलाता है तो मीटिंग ज़रूर कुछ ना कुछ बात होती है और वो हमेशा हमें डांटता है। तभी एक पर्सन कहता है, मुझे समझ नहीं आता फेमियान ने अपनी बेटी को आखिर इस कुर्सी पर क्यों रखा, जबकि हम में से कोई भी इस कुर्सी पर बैठ सकता था। तभी वो पर्सन कहता है, क्योंकि फेमियान जानता है अगर उसकी कुर्सी एक बार चली गई तो वापस रिटर्न नहीं आएगी। तभी दो लोग हंसते हैं और कहते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है अगर हम लेट हुए तो मुझे लगता है हम जिस पोस्ट पर है वो भी चली जाएगी। जिस पर वो लोग अचानक से खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी से चलना चाहिए।
वहीं हम वांग जी को देखते हैं जो विंग को देख रहा था। विंग जो अपनी डेस्क पर बैठकर उन फाइल को चेक कर रहा था जो उन गांव वालों की थी। वो उनको चेक करता है और देखता है इतना कुछ हो गया, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने क्यों नहीं बताया। वो लोग इतनी परेशानियों से घिरे हुए हैं। वांग जी कहता है लेकिन अभी तो आपको पता चल गया है, अब आपको उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तभी वांग जी की तरफ विंग देखता है और कहता है बिल्कुल वांग जी, मैं ज़रूर करूँगा। मैं इस कुर्सी पर सिर्फ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं बस ये बनना चाहता था। मैंने जिस टाइम इस कुर्सी पर बैठा था उसी टाइम सोच लिया था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँगा। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी कहता है। तभी विंग कहता है वांग जी तुम बताओ कि आखिर हमें इन लोगों के लिए क्या ऐसा करना चाहिए। वांग जी कहता है सबसे पहले आप उन लोगों की ज़रूरतों के बारे में जानिए कि आखिर उन लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। आप जानते हैं गांव के लोगों की ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बस यही चाहते हैं कि उनकी फसल अच्छे से हो, इसके लिए उन्हें पानी की ज़रूरत है। और बस वो ये चाहते हैं जब उनके पास अकाल पड़े तो आप उनकी हेल्प के लिए हमेशा रहें। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है तुम सच कह रहे हो वांग जी। वहीं हम थोड़ी देर में देखते हैं उसकी सेक्रेटरी जो आती है और कहती है सर मीटिंग रूम में सभी आपका वेट कर रहे हैं। जिस पर विंग खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं भी आता हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है वांग जी तुम मेरा यहीं वेट करना, मैं थोड़ी देर में मीटिंग से आता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है, क्योंकि वांग जी जानता है कि वो पॉलिटिशियन की मीटिंग है और वो एक अर्जेंट मीटिंग है, उसमें कोई भी बाहर का अंदर एंटर नहीं कर सकता। और विंग भले ही वांग जी विंग का बॉडीगार्ड है, लेकिन फिर भी एक प्राइवेसी होती है जो उसे देनी ज़रूरी है। लेकिन वहीं वांग जी के दिमाग में कुछ आता है। विंग वहीं ये सब कह के वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी भी केबिन से बाहर निकलता है और सीधा उस कार्यालय से बाहर चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो जैसे ही अंदर एंटर करता है सभी लोग विंग को देखते हैं। तभी विंग बहुत गुस्से में था। तभी विंग कहता है कि युंगमिन गांव किसके अंडर आता है। जैसे ही विंग ये कहता है एक पर्सन खड़ा होता है और कहता है मेरे अंडर में आता है। विंग कहता है जब तुम्हें पता है कि युंगमिन गांव में इतना कुछ हो रहा है तो अभी तक तुम लोगों ने कुछ भी ऐसा क्यों नहीं किया। वो आदमी पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है पर सर। तभी विंग कहता है आप अच्छे से जानते हैं हम यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं हैं कि हम इन कुर्सियों पर बैठ सकें। हम सिर्फ इसलिए हैं ताकि हम जनता की चीज़ों को सुन सकें, उनके बारे में जान सकें, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर सकें। आप अच्छे से जानते हैं कि युमिन गांव में इतना कुछ हुआ है, फिर भी आपने आज तक कोई भी एक्शन लेना क्यों ज़रूरी नहीं समझा, और फाइल मेरे पास इतनी लेट क्यों आई है। जिस पर वो आदमी पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है सर सर मैं बस करने वाला था। तभी विंग अचानक अपना हाथ जोर से उस टेबल पर मारता है और कहता है आप करने वाले थे, लेकिन कब, जब वो लोग पूरी तरीके से अपना जीवन खत्म कर लेते। जब आप अच्छे से जानते हैं वो लोग पानी खाना सबके लिए तरस रहे हैं। वो आदमी अपना सर नीचे कर लेता है। तभी विंग कहता है अगर तुमसे ये काम नहीं होता है तो मुझे बता दीजिए, मैं इस कुर्सी पर किसी ऐसे पर्सन को बिठाना चाहूँगा जो अपना काम बहुत ऑनेस्टी के साथ करे। जिस पर वो पर्सन अचानक विंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं सर, मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर विंग कहता है ठीक है, मैं यही चाहता हूँ, ये आपका लास्ट है मौका है, और आपका ही नहीं आप सबका। अगर आपके अंदर जितने भी गांव आते हैं, अगर मुझे बाद में पता चला कि उन गांव वालों को कोई प्रॉब्लम है और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो मैं नहीं जानता कि इस कुर्सी पर आप लोग दोबारा होंगे। ऐसा कहता है। वहीं मीटिंग थोड़ी देर और चलती है और वो सीधा मीटिंग फिनिश होती है। फिनिश होने के बाद भी उस केबिन से बाहर निकल जाता है। वहीं सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं हमें समझ नहीं आता ये लड़का हमसे इतना छोटा है, लेकिन वो इस तरीके से हम पर हुक्म क्यों करता है। लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं लेकिन वो सच कह रहा है, हमें उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो लोग सब विंग को काबिलियत को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि विंग कितना अच्छा पॉलिटिशियन है। तभी हम देखते हैं विंग जो अपने केबिन में एंटर करता है, लेकिन उसे वांग जी कहीं नहीं दिखता। वो इधर उधर देखता है, वो वॉशरूम में भी देखता है, लेकिन फिर भी उसे वांग जी कहीं नहीं दिखता। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है आखिर वांग जी कहाँ चला गया। लेकिन तभी वो अचानक मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक केबिन का डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर एंटर करता है। विंग जैसे ही वांग जी की तरफ देखता है वो शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी जो अपने हाथों में कुछ लेकर आता है और वो विंग की तरफ करता है। विंग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था, विंग कहता है ये क्या है। वांग जी कहता है सर
आप यही देख रहे थे ना? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, पर तुम। तभी वांग जी कहता है, सर मुझे पता है आपको कॉटन कैंडी बहुत पसंद है और आप इन्हें खाना चाहते थे। विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, सर मुझे पता है कि आप अब बड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा किसने कहा है कि अगर हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं तो हम उसे नहीं खा सकते, क्योंकि हम उस देश के प्रेसिडेंट हैं। ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है कि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। भीम वांग जी की बातों को सुनता है। भीम के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी भीम अचानक वांग जी के हाथ से वो कॉटन कैंडी ले लेता है। वांग जी जो बस एक स्माइल करना चाहता था, लेकिन वो अचानक खुद को रोक लेता है। लेकिन उसे भीम के फेस पर जो स्माइल दिखी थी, उसे देखकर वांग जी के अंदर एक फॉर्मनेस सी फील होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है विंग को इस तरीके से खुश देखकर। आखिर ऐसा क्यों है उसे नहीं पता। वहीं विंग जो उस कॉटन कैंडी को खाता है, जैसे ही वो उसे अपने मुंह में लेकर जाता है, वो अचानक उसकी आंखें उस टेस्ट की वजह से बंद हो जाती हैं। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम जानते हो वांग जी, ये मुझे बस बचपन से बहुत पसंद है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, तभी विंग उसे खाते हुए अपनी चेयर पर बैठता है और कहता है, तुम जानते हो विंग, वांग जी, जब मैं, मॉम और चैंग हम तीनों बाहर घूमने जाते थे, तब तुम्हें पता है मैं कुछ भी नहीं लेता था। मैं बस ये कॉटन कैंडी बहुत सारी खरीदता था और मैं जब तक खाता था जब तक मेरा पेट ना भर जाए। तुम नहीं जानते मैं क्या कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वांग विंग अचानक चुप हो जाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी जो देखता है विंग का फेस अचानक से चेंज हो जाता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, वैसे आप क्या करना चाहते हैं? विंग वांग जी की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, पर क्यों मतलब नहीं है? विंग कहता है, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इस देश का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं। अब मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता। और तुम जानते हो मेरी जो ख्वाहिशें हैं वो किसी बच्चे से कम नहीं है। वांग जी कहता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। वांग जी की बात सुनकर विंग शॉकिंगली वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि तभी हम देखते हैं अचानक उस केबिन का डोर ओपन होता है। तभी वो सचिव जो अंदर आता है और कहता है, सर ये फाइल, ऐसा कहता है। तभी विंग और वांग जी अपनी सेंस में आते हैं। वहीं वांग विंग जो अचानक उस सेक्रेटरी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है इसे यहीं रख दो, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ खड़ा था, सचिव जो वांग जी को देखते ही पूरी तरीके से डर जाता है और वो अचानक जल्दी से बाहर निकलता है और कहता है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता वो बॉडीगार्ड इतना डेंजर क्यों है। उसकी आंखें देखते ही मुझे इतना डर लगता है, ऐसा लगता है वो कब मुझ पर वार कर दे मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा कहता है। वहीं विंग जिसे पता था कि सेक्रेटरी वांग जी से कितना डरता है, तभी विंग के फेस पे एक स्माइल आती है। वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, तुम्हारे फेस की वजह से तुम जानते हो यहाँ सारे लोग तुमसे कितना डरते हैं। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं विंग अपना सारा काम फिनिश करता है और वांग जी जो बस चुपचाप विंग के पास खड़ा हुआ था, विंग खड़ा होता है और कहता है, वांग जी चलो अब हमें घर चलना है। जिस पर वांग जी कहता है। उसके बाद विंग और वांग जी उस कार्यालय से बाहर निकलते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों वे मेंशन में पहुँचते हैं। जैसे ही वो वे मेंशन में एंटर करते हैं, वहीं उनकी सबसे पहली मुलाकात मैडम यू से होती है। मैडम यू विंग को देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, विंग आज तुम्हारा दिन कैसा था? विंग कहता है, मॉम हमेशा की तरह अच्छा था। अभी मैडम यू वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांग जी तुम भी थक गए होगे, जाकर आराम कर लो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को बनाती हूँ, ऐसा कहती हैं। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं और अपने अपने रूम में एंटर करते हैं। वहीं भीम जो वांग जी के बारे में वो जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है और वांग जी के बारे में सोचने लगता है कि वांग जी किस तरीके से आज उसके लिए वो कॉटन कैंडी लेकर आया था, जिस वजह से उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं वांग जी जो जाकर चुपचाप अपने रूम में
सोफे पर बैठता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर ऐसा क्या है जो विंग करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे। मुझे उनसे पूछना होगा। आखिर कोई इंसान अपनी अपनी इच्छाओं को ऐसे कैसे दबा सकता है, ऐसा सोचता है। वहीं वो खड़ा होता है, सीधा वॉशरूम में जाता है और एक अच्छा सा शावर लेता है। विंग और वांग जी के जो शावर थे वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे, क्योंकि विंग और वांग जी के जो रूम थे वो भी एक दूसरे से चिपके हुए थे। वहीं हम देखते हैं विंग भी खड़ा होता है और अचानक वो वॉशरूम में जाता है। तभी हम देखते हैं वांग जी जो नहाने के बाद अपने बाथरूम पहुंचता है, तभी उसे अचानक विंग के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जिस पर वांग जी एकदम से डर जाता है और वो जल्दी अपनी बाथरूम से बाहर निकलता है। उसने हालांकि बाथरूम पहन रखे थे और वो जल्दी से विंग के रूम की तरफ दौड़ता है। वहीं वो सीधा विंग के रूम में एंटर करता है और इधर उधर देखता है, उसे विंग कहीं नहीं दिखता। वांग जी जल्दी से दौड़कर वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम को ओपन करता है, वो जो सामने देखता है वो शॉक हो जाता है। विंग जो पूरी तरीके से नेकेड था और वो शावर में फिसल गया था, इसके लिए वो पूरी तरीके से शावर की प्लेस पर पड़ा हुआ था और अपनी कमर को पकड़े हुए था। वहीं विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं वांग जी भी विंग को देखकर शॉक हो गया था। विंग कहता है, वांग जी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" ऐसा कहकर वो खुद को छुपाने की कोशिश करता है कि तभी वांग जी अपना फेस दूसरी तरफ करता है और कहता है, सॉरी सर, मुझे लगा था पता नहीं आपके साथ क्या हो गया।" विंग कहता है, वो मैं सावर में फिसल गया", ऐसा कहता है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी क्या तुम मुझे वो टावल दोगे?" जिस पर वांग जी कहता है। वांग जी ने अभी भी अपना फेस दूसरी तरफ कर रखा था। वहीं विंग जो पूरी तरीके से रेड हो चुका था, वांग जी उस टावल को अपने हाथ में लेता है और उसे विंग की तरफ करता है। विंग जल्दी से उस टावल को लेता है और खुद के ऊपर डाल लेता है। तभी वो वांग जी से कहता है, वांग जी अचानक अपना फेस विंग की तरफ करता है और वो विंग को देखता है। विंग अभी भी फर्श पर पड़ा हुआ था। तभी वांग जी कहता है, क्या मैं आपकी हेल्प करूं?" विंग जो हालांकि वो नहीं चाहता कि वांग जी उसकी हेल्प करे, लेकिन उसे पता है कि बिना हेल्प के वो खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो बस अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाता है। तभी वांग जी विंग के करीब जाता है। हालांकि विंग और वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को मिनी हार्ट अटैक आने वाला है। लेकिन वहीं वांग जी जो धीरे धीरे विंग के करीब जाता है और अचानक उसे बैटल स्टाइल में कैरी कर लेता है। हालांकि अभी भी टॉवल को विंग ने अपने कमर के अराउंड अच्छे से नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ अपने ऊपर डाल रखी थी। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है, लेकिन उससे पहले वो उसकी टॉवल को अच्छे से सही करता है। विंग अपनी दोनों बाएं वांग जी के गले में डालता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहीं वांग जी अच्छे से विंग को बेड पर लेटाता है और कहता है, सर क्या आप ठीक हैं? विंग जो पूरी तरीके से रेड था, वो अपना फेस नीचे करता है और बस अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक ठीक है, मैं आपके कपड़े निकाल देता हूँ", ऐसा कहता है। विंग कहता है, वांग जी विंग के लिए एक ट्राउजर और एक टी शर्ट निकालता है। वो उसे विंग के पास रखता है और कहता है, सर क्या मैं हेल्प करूं?" तभी विंग कहता है, नहीं वांग जी, मैं कर लूँगा". वहीं वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप उस रूम से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वांग जी विंग के रूम से निकलता है, विंग अपनी चेस्ट पकड़ता है और कहता है, ये सब मेरे साथ क्या था? वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? आखिर मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? मैं बस उसकी उतनी हुई कैंडी के बारे में सोच रहा था और मैं कब फिसल गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं सच में, ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने रूम में पहुंचता है और जल्दी से अपना डोर बंद करता है और वो सीधा उस डोर के सहारे खड़ा हो जाता है और अपनी चेस्ट को पकड़ता है और कहता है, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसकी वो मिल्की वाइट की स्किन, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी बॉडी की वो स्मेल, वो मुझे पागल कर रही थी। अगर मैं थोड़ी देर उसके पास होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता। पर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? आखिर हम दोनों मैन हैं और मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सकता हूँ? आखिर मुझे क्या हो रहा है? वांग जी को नहीं पता कि उसके साथ क्या गलत है। वो बस विंग के बारे में और विंग की बॉडी के बारे में ही सोचे जा रहा था।
अचानक वो सोफे पर बैठता है और अपनी आँखों को बंद करता है, लेकिन अभी भी वांग जी को फ़िंग की वो नेकेड बॉडी दिख रही थी और जिसे फ़िंग छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये देखते ही वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।